हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आईआईटी वाले मैथ्स टीचर में। जैसा कि आप लोग को पता है, ये हमारा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, जिसमें हम मैथ कंपोनेंट की प्रिपरेशन कराते हैं। अब क्योंकि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और टीयर 1 जो है अगस्त में होने की संभावना है, तो हमने एक मैथ्स का फ्री कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि हम जितने भी टॉपिक हैं एसएससी सीजीएल के, उनको हम कवर करेंगे। और इस यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। हालांकि अभी इस समय टेलीग्राम बंद है, लेकिन 22 तारीख के बाद जब फिर से वो स्टार्ट होगा तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल पे आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, हम साथ ही साथ उसमें अपडेट्स डालेंगे और प्रैक्टिस सेट्स भी डालेंगे, ताकि एसएससी सीजीएल के टीयर 1 और टीयर 2 की आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो लास्ट टाइम हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था। पहले सेशन में हमने करीब 21 सवाल किए थे, जो कि एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इन जनवरी 2023, Anjali paid an EMI which was 25% of her monthly salary. She spent the remaining salary on groceries and clothes in the ratio 5:4. She spent rupees 20,000 on clothes. If in February 2023 her salary increased by 18%, then what was her salary in February? तो ये सवाल है, इसमें अंजलि के जनवरी का डेटा दिया गया है और फरवरी का बताया गया है, पूछा गया है फरवरी का। तो अब इसमें हमें बताया गया है कि अंजलि जो है वो एक ईएमआई पे करती है, जो कि उसकी सैलरी का 25% है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी कुछ एस सैलरी है, उसमें से 25% जो है वो अंजलि ईएमआई में खर्च कर देती है। तो फिर जो रिमेनिंग सैलरी है, उसमें उसने बताया कि उसे वो ग्रोसरी और क्लोथ्स में 5:4 रेशियो में खर्च करती है। ग्रोसरीज और क्लोथ्स में 5:4 रेशियो में खर्च करती है। और ये जो क्लोथ्स का है अमाउंट, उसको बताया गया है कि ये है ₹20,000। फिर फर्दर बताया है कि फरवरी में उसकी सैलरी जो है वो 18% बढ़ जाती है। तो जो अभी जनवरी की थी उसका भी 18% हो जाता है। तो फरवरी में उसकी सैलरी क्या है? तो फरवरी की सैलरी मान ले 18 एस प्राइम है। तो एस प्राइम क्या है? वो 18% है। तो हम जैसा पिछली बार हमने सीखा था, 1+x/100 टाइम्स एक्स है, एक्स जो कि परसेंटेज इंक्रीज है। तो यहाँ 1+18/100 एस, यानी कि 1.18 एस जो है वो फरवरी की इसकी सैलरी है। तो अब हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें क्लॉथ का जो अमाउंट है वो दिया हुआ है, तो हम उस रूट को ही चुनेंगे कि क्लॉथ्स का जो दिया है वो है अमाउंट 20,000 रुपए का खर्चा। तो क्लॉथ में एक्चुअली कितना खर्च हो रहा है? तो ओरिजिनल सैलरी का 75%, क्योंकि 25% ईएमआई में चला गया, और उस 75% का भी 4 5:4 रेशियो में चौथा हिस्सा। तो 5:4 यानी 9 हिस्से में से 4 हिस्सा जो है वो क्लॉथ पे जा रहा है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 25 और ये 3 3। तो इससे एस आ जाता है हमारा 60,000। और एस प्राइम हमें पता है 1.18 टाइम्स है एस का, या उसको 118/100 भी लिख सकते हैं। तो 118/100 इंटू 60,000, तो ये हो गया 600 इंटू 118, जो कि होता है 70,800 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर है कि अंजलि की सैलरी जो है वो 70,800 फरवरी 2023 में है। अब इसमें सिंपल सा हमारा
1+x/100 वाला कॉन्सेप्ट लगा है एक तो, और दूसरा हमने क्लॉथ का जो डेटा है उसको यूज करते हुए ओरिजिनल सैलरी निकाली है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। और अब इसमें तो क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया तो इसलिए मैंने सब कुछ लिख के बताया। एग्जाम में हम इसको बहुत ही सीधे सीधे वन लाइन में भी कर सकते हैं। जिसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है तो सीधे वो लिखेगा कि अंजलि की सैलरी का 75% इंटू 4/9 वो है क्लॉथ पे जो भी अमाउंट खर्च होता है, तो सीधे सीधे एस निकालेगा। और एस प्राइम जो है वो 1.18 टाइम्स है एस, तो ऐसे सीधे वो एस प्राइम निकाल लेगा। तो 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है अमन टारगेट्स टू स्कोर 90% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। He scores 440 marks and misses the target by 45%. By what percentage should his obtained marks be increased to meet the target? तो अब हम मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स है कुछ m, और जो अमन का टारगेट है जो उसे चाहिए वो है 90% है टोटल मार्क्स का। ठीक है, तो ये है 90% का मार्क्स जो है वो अमन का टारगेट है। और उसके अलावा जो उसके एक्चुअली मार्क्स आए हैं तो वो बताया गया है कि जो उसने मार्क्स मिले हैं उसे 440। और ये बोला गया है कि जो उसके 440 मार्क्स जो है वो एक्चुअल टारगेट को 45% से मिस कर दिया है। यानी वो एक्चुअल टारगेट का 45% कम है 100 में से, यानी वो 55% है एक्चुअल टारगेट का। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि कितना मार्क्स इसके बढ़ जाएं जिससे वो एक्चुअल टारगेट को मीट कर जाए। ठीक है, सीधा सा सवाल है ये। तो मार्क्स अभी 440 है, और इक्वेशन से 55% ऑफ टी से हम टारगेट भी निकाल सकते हैं। ये 11 पंचे है, ये 40 हो गया, ये 8 बार गया। तो टारगेट जो है वो है इसका 800 नंबर था टारगेट। ठीक है, और 800 नंबर इसका टारगेट था, इसके आए हैं 440। तो कितना डिफरेंस है, कितना इसको और बढ़ाना चाहिए, ये हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो कितना बढ़ाना चाहिए तो उसमें से हम देख लेते हैं कि 800 का जो है वो डिफरेंस है, और माइनस इसके जो एक्चुअली आए हैं, और इसके ओरिजिनल भी 440 थे इंटू 100। ये हमने बताया परसेंटेज चेंज का हमेशा फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये हमने ओरिजिनल पिछली क्लास में बताया था। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, अगर हम 40 से पूरे को ऊपर नीचे भाग दे दें तो 20 माइनस 11/11 इंटू 100, यानी 900/11, जो कि आता है 81.81 बार परसेंट, यानी 81.82%। तो अभी जो मार्क्स है इसके, उन मार्क्स का 81.82% वो और बढ़ा देगा तो वो अपने टारगेट को मैच कर पाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें बताया गया है इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट secured 40% of the votes and was defeated by the other candidate by 420 votes. Find the total number of votes. तो अब ये तो सीधा साधा सवाल है, इसमें कहीं इनवैलिड वोट या कुछ बात हुई नहीं है। तो इसमें बोला गया है कि इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, एक को 40% मिले लेकिन वो हार गया, 60 वाला जीत गया। और दोनों का जो डिफरेंस है वोट का वो है 420। तो जो 420 वोट है वो क्या है एक्चुअली, 60% वाले का वोट माइनस 40% वाले का वोट, और ये किसके वोट है, टोटल वोट जो है वो उस एरिया में जो है उसकी बात हो रही है। तो ये है 20% ऑफ टोटल वोट। तो इसको हम देखेंगे तो वोट कितना हो जाएगा, वो इसका 5 गुना हो जाएगा।
तो इसका आंसर आ जाएगा 2100। 2100 टोटल वोट उस जगह पे थे। तो ये इलेक्शन का एक सीधा सा क्वेश्चन था। एक्चुअली इलेक्शन टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं, तो ये उसका बेसिक टाइप था। धीरे धीरे हम उसके एडवांस क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे ताकि हर टाइप का क्वेश्चन हम कवर कर सकें। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है a total of 8 lakh voters participated in an election. A candidate received 4 lakh 8,000 votes, which was 60% of total valid votes. So, what was the percentage of invalid votes in the election? तो इसमें हमें ये चीज पता है कि टोटल 8 लाख वोट है, या वो मतलब वोटर्स हैं तो 8 लाख वोट भी होंगे, तो टोटल 8 लाख वोटर्स हैं उस जगह पे। और एक कैंडिडेट को मिले 4,08,000, जो कि 60% है वैलिड वोट का। तो इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना है कि टोटल वोट में अगर बताया गया है तो दो तरह के हो सकते हैं, कि वैलिड और नॉन वैलिड, या जिसको इनवैलिड हम कहेंगे। तो दो तरह के एक्चुअली वोट हो सकते हैं, कि या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। अब हमें वैलिड और इनवैलिड का एक्चुअली परसेंटेज पता नहीं है कि है क्या, ठीक है, यही हमें निकालना है। तो इनवैलिड का अगर x% है तो ये 100 माइनस एक्स होगा, तभी दोनों का परसेंटेज जोड़ के 100% होगा। और इसमें बताया है कि जो 4,08,000 है वो वैलिड वोट का 60%, तो इसका भी 60% जो है वो है 4,08,000। तो हम सीधे क्वेश्चन बना देंगे इसमें कि जो 4,08,000 है वो है 8 लाख के 100 माइनस x%, जो कि वैलिड वोट है, और उसका भी 60%, यानी कि 8 लाख इंटू 100 माइनस एक्स बटे 100 इंटू 3/5। अब हम इसमें दोनों साइड से 3 0 काट सकते हैं। ये हो जाएगा 102, ये है 200, और करेंगे 51, 100, 20, 5, ये 3 से कटेगा 17। तो ये हमारा बन जाएगा 17 बराबर 100 माइनस एक्स बटे 5, यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर 85। तो एक्स हो गया हमारा, एक सेकेंड, एक्स हमारा क्या हुआ, 15 हो गया। तो जब एक्स 15 हो गया तो इसमें इसने क्या पूछा था, इनवैलिड पूछा था। हाँ, तो एक्स जो है वो 15% हो गया, तो इनवैलिड वोट इसके 15% हो गए। इससे हमारा आंसर सीधे सीधे आ गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही हैं, बस वही है कि वर्ड प्रॉब्लम की तरह है। पढ़ने में जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो कंफ्यूज हो सकता है, उसको लग सकता है कि ये बहुत हैवी क्वेश्चन है, लेकिन जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो वो बहुत जल्दी एक दो लाइन में भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी इलेक्शन बेस्ड है। इसमें बताया है, इन अ कंस्टिट्यूएंसी 80% ऑफ द पीपल ऑफ द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। 12% of the votes cast were declared invalid. If there were 4 lakh people on the electoral roll and Mohan secured 1,40,800 valid votes, then what percentage of the total valid votes did Mohan secure? तो अब इसमें बताया गया कि कंस्टिट्यूएंसी है, कोई निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें सिर्फ 80% लोगों ने ही मतदान दिया, ठीक है। फिर 80% लोगों ने मतदान दिया, उसमें से 12% जो है वो इनवैलिड हो गए, और
इसमें ये भी बताया कि 4 लाख टोटल लोग थे वहां पे। तो ये जो 80% है, पहले हम उसको अलग कर लेते हैं। उसके 4 लाख में से 80% ने ही वोट दिया, 20% ने तो वोट दिया ही नहीं। और जो 80% ने दिया, उसमें से 12% का तो गलत वोट था, इनवैलिड था। तो यानी 88% लोगों का ही सही वोट था उस 80% में भी। ठीक है। और मोहन को मिले हैं टोटल 1,40,800, ये है मोहन के टोटल वोट। तो अब पूछ दिया है कि टोटल वैलिड वोट के कितना परसेंट है। इसमें टोटल वोट का नहीं पूछा गया, टोटल वैलिड वोट का। तो हम देख लेते हैं टोटल वैलिड वोट कितना है। तो टोटल वैलिड वोट है एक्चुअली 4 लाख का 80%, क्योंकि 80% लोगों ने ही वोट डाला। और उसका भी 88%। तो ये 4 जीरो तो यहाँ सीधे सीधे कट गए। तो ये 3200 इंटू 88, तो ये 256 इंटू 1100। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने की, हमेशा मैंने लिख दिया इधर। 281600, यह है टोटल वैलिड वोट इसके। ठीक है। और मोहन का क्या है? मोहन के हमें पता है 1,40,800 है। तो परसेंटेज हम क्या, x% है, तो x% ऑफ 281,600 बराबर 1,40,800। अब ये देख कर ही समझ में आ रहा है कि ये 2 गुना है। तो x क्या हो गया हमारा, 100/2, यानी कि 50%। तो 50% वोट मिले हैं टोटल वैलिड वोट के मोहन को। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इलेक्शन बेस्ड ही है। तो इसमें बोला गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, A received 44% of the valid votes and B won by 40,320 votes। ठीक है। फिर बोला है कि 25% people did not cast their votes. If 10% of the votes cast were found invalid, what is the total number of voter registered? तो मान लेते हैं टोटल वोटर थे V, इसमें से 25% ने वोट डाला ही नहीं, तो ये तो पहले ही हट गए। 75% ने डाला है वोट। ठीक है। और जो 75% ने डाला है, उसमें से भी 10% जो है वो इनवैलिड है, 90% जो है वो वैलिड वोट थे। तो पूरा जो कैलकुलेशन है वो वैलिड वोट के बेसिस पर ही है। तो ए को मिला है वैलिड वोट का, टोटल वैलिड वोट का 44%, वो है ए का शेयर। तो जाहिर सी बात है, बी लिख दिया मैंने, कि बी का कितना होगा। बी का होगा टोटल वैलिड वोट का 56%, क्योंकि ए और बी ही बस खड़े हैं, ये दोनों ही खड़े हैं, तो उन दोनों के वोट जोड़कर 100% होंगे। तो 44 56 होता है, तो बी जो है वो 56% होगा। और ए और बी का अंतर क्या होगा, बी के क्योंकि ज्यादा है, तो बी और ए के वोट्स का माइनस करेंगे तो होगा 40 320 दिया है, और वो एक्चुअली है कितना, 12% टोटल वैलिड वोट का। अब टोटल वैलिड वोट हमको निकालना आता है। 40 320 जो है वो है 12% ऑफ टोटल वैलिड वोट। और टोटल वैलिड वोट हमको निकालना आता है, वो है वैलिड वोट जो है, टोटल वोटर है उसका 75%, क्योंकि 75% ने ही वोट डाला है, और उसके भी 90% जो कि वैलिड है। ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये हो गया 40 320 बराबर 27V/100।
तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 27 नहीं बल्कि ये 3 और है, 81 भी। तो ये है 403 बटे 81, ये आ गया हमारा टोटल वैलिड। ये जो, हाँ, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो हमारा ये संख्या आ गया। तो इसमें मैंने एक जीरो और खा लिया, मुझे वही लग रहा था, नीचे भी है 1000 होगा, तो ये भी 1000 होगा। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली आंसर आएगा डेसिमल में। 9 से 2 बार हमें डिवाइड करना है, 81 होता है 9 इंटू 9, तो ये आंसर आएगा 497777.7 बार, या सिंप्लीफाई करेंगे तो 497778। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा टोटल वैलिड वोट। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा इसका अजीब सा आया आंसर, लेकिन वैलिड क्वेश्चन है, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन जो इसके नियरेस्ट होगा वो हम एग्जाम में लगा देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इलेक्शन पर ही बेस्ड है। इसमें बोला गया है, इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन थ्री कैंडिडेट्स 75% of the voters cast their votes, out of which 4% were declared invalid। तो अब इसमें तीन कैंडिडेट आ चुके हैं। The winning candidate got 39,600 votes, which were for 55% of total valid vote. Find the number of valid vote received by the candidate who stood third, given that he received only 12% of total valid vote। तो अब टोटल वैलिड वोट जो है उसका 55% जो है वो तो विनर ले गया, और जो थर्ड आया है उसने लिया है 12% क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब बचा कितना? बचा हमारा 33%, ये है सेकंड का। हालांकि सेकंड का पूछा नहीं, बस दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन इतनी निकल सकती है। तो अब हमें टोटल वैलिड वोट निकालना आता है, और हमें विनर का नंबर भी दिया है कि जो 55% है वो है 39,600। तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा कि 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट बराबर 39,600। यानी इसको सीधे हम लिखेंगे, टोटल वैलिड वोट कितना है। अब हम अगर डायरेक्टली लगाएं कि 75% वोटर जो है, और उनमें से 4 लाख जो है वो इनवैलिड है। ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें एक चीज, हाँ, ये इतना हमें करने की आवश्यकता है ही नहीं। इसमें हमें टोटल वैलिड वोट का है 55% पता है, और पूछ दिया है इसने 12% ऑफ टोटल वैलिड वोट। इसने तो टोटल वोटर पूछा ही नहीं है। तो 55% ये है, 12% क्या है, सीधा सीधा सवाल है। तो 12% हम निकालना है, तो वो क्या होगा, जो 55% का है डिवाइडेड बाई 55, तो 1% का आ गया इंटू 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 11 5 जा, ये हो गया 3600। फिर से इसको करते हैं, तो 720 इंटू 12, तो ये हो गया 8640। तो ये हो गया जो थर्ड व्यक्ति आया उसके कितने वोट्स थे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो ये तीन लोगों का भी हमने देख लिया इलेक्शन वाला क्वेश्चन कैसे होता है। अब इसमें एक और फिर क्वेश्चन आता है कि तीन कैंडिडेट थे, अमन, भरत और चेतन, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। अमन को 40% ज्यादा वोट मिले भरत से। तो हमें पता है 1+x/100 वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि अमन को भरत से मिले हैं 40% ज्यादा, तो 1+40%, या इसको जो लिख सकते हैं हम 1.4 टाइम्स भरत। फिर ऐसे ही बताया गया है कि चेतन गॉट 30% मोर वोट देन भरत। तो चेतन को भरत से 30% ज्यादा मिले।
तो 1 + 30% ऑफ भरत, यानी 1.3 टाइम्स भरत चेतन को मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों का ही भरत से ही कंपैरिजन किया गया है। फिर ये बताया कि अमन ने चेतन को ओवरटुक किया है 6000 वोट से, यानी अमन माइनस चेतन, यह 6000 वोट। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि अगर 75% वोटर्स ने वोट किया और कोई इनवैलिड था ही नहीं, तो टोटल वोटर्स कितने थे। तो अभी टोटल वैलिड वोट की बात करें तो कैसे आएगा, तो टोटल वैलिड वोट होता है टोटल वोटर इंटू कितने परसेंट पार्टिसिपेट किए, 75%, इंटू टोटल वैलिड वोट कितने थे, तो इसमें तो बोला कोई भी इनवैलिड नहीं था, तो 100%। तो यानी ये है 3/4 ऑफ टोटल वैलिड वोट, ये टोटल वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का 3/4 है जो वैलिड वोट पड़े हैं। और ये वैलिड वोट बटे किस में है, ये बटे हैं अमन, भरत और चेतन में। A+B+C जो है वो है एक्चुअली 3/4 वी का। वी हमसे इसने पूछ लिया है सवाल में। ठीक है, तो अब इसने जो बोला है कि अमन, भरत और ये सब है, तो हमें ए, बी और सी जो है वो निकालना है। तो A - C अगर हम देखेंगे माइनस करके, जो कि 6000 है, तो 6000 आता है एक्चुअली। A - C है 0.1 B, यानी बी हमारा आता है 60,000। और बी आ गया तो ए और सी भी आसान है, तो A+B+C भी आ जाएगा। तो A+B+C क्या हो जाएगा, 1.4B प्लस बी प्लस 1.3B, तो ये हो जाएगा 3.7B। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि A+B+C बराबर है 3/4 V के। तो V क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ये A+B+C के। A+B+C की हमें वैल्यू पता है, तो ये आ जाएगा 4/3 ऑफ 3.7 इंटू बी, यानी कि 60,000। तो ये 20,000 हुआ, तो ये हुआ 37 इंटू 8,000, तो ये 29,600 सॉरी। तो ये हमारा आंसर आ गया कि टोटल वैलिड वोट कितने पड़े थे उस जगह पे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजिली। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और ये इलेक्शन का ही क्वेश्चन है। इलेक्शन सीजीएल का काफी फेवरेट टॉपिक रहा है शायद, तो इसलिए इतने आए, हमने भी इसलिए डेटा सेट में उसको काफी इंक्लूड किया है अपने। तो इसमें बोला गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 12% of the voters did not cast their votes and 80 votes were found invalid. The winner got 50% of the total votes enrolled and won by 200 votes. How many voters were enrolled? तो अब इसमें देखो क्या बताया गया है कि वोटर्स जो थे 12% ने तो वोट डाला ही नहीं, तो उनको हटा दो। 88% ने वोट डाला है। ठीक है, और इनमें से भी 80 वोट जो है वो इनवैलिड थे, बाकी जो थे वो वैलिड थे। तो इसमें परसेंटेज नहीं बताया, इसमें 80 वोट बोला गया है। फिर दूसरी चीज इसने बोला है कि विनर जो है वो 50% ऑफ टोटल वोट एनरोल्ड पाता है। ठीक है, और 200 वोट से जीत जाता है। 1 बाई टोटल वोट्स एनरोल्ड है ये, सॉरी ये टोटल वैलिड वोट नहीं है। हम्म, ये टोटल वोट एनरोल्ड है, यानी कि ये वी का 50% है। ठीक है, और ये लूजर जो है उसके 200 वोट, उससे 200 वोट्स ज्यादा है, तो ये लूजर के वोट प्लस 200 है। ठीक है, अब इसने वी पूछ लिया है, तो अब टोटल वोट्स जो है एनरोल्ड है उसकी बात हुई है, तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि लूजर को बचे वी जो 50% है वी वो मिले, क्योंकि सबने वोट नहीं डाला था, सिर्फ 88% वोट लोगों ने डाला था, 12% ने डाला ही नहीं था। तो इसलिए अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो अब
इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जो वैलिड वोट है ये तो दो ही हिस्से में है, ठीक है, या तो विनर के हैं या तो लूजर के हैं, जो कि है विनर माइनस 200, ठीक है। तो टोटल जो वैलिड वोट है वो कितने हैं, वो है टोटल वोट का 88% पहले तो, ठीक है। और प्लस अब इसमें परसेंटेज नहीं दिया है तो एक सेकेंड, इसको हम फिर ऐसे टैकल कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो वैलिड वोट है इसको भी हम एक नंबर दे देते हैं एक्स, टोटल वैलिड वोट जो है एक्स। तो जो एक्स है वो है विनर प्लस लूजर, और लूजर है विनर माइनस 200, यानी 2W माइनस 200, ये है टोटल हमारे वैलिड वोट जो पड़े हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि x प्लस 80 जो है वो है टोटल कितना वोट लोगों ने डाले, भले ही वो वैलिड हो या इनवैलिड हो, जो कि है 88% ऑफ विन टोटल वोट, ठीक है। तो एक हमारे पास ये भी इक्वेशन है, और इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्योंकि पता है विनर जो है 50% है टोटल वोटर्स का, तो ये हो जाएगा 100% ऑफ, टू टाइम्स है क्योंकि v माइनस 200, यानी v माइनस 200, सीधे सीधे x जो है x की वैल्यू ये हो गई। तो अब इससे हमें मिल जाता है कि v माइनस 200 प्लस 80 इज इक्वल टू 88% ऑफ v। तो इससे हमें मिल जाएगा 12% ऑफ v कितना हुआ, वो हो गया 200 माइनस 80, यानी कि 120, ठीक है। तो इससे v क्या आ जाएगा हमारा, वो आएगा 120 बटे 12%, यानी कि 1000। टोटल 1000 वोट्स जो है वो एनरोल्ड थे इस इलेक्शन में, 1000 लोगों ने टोटल एनरोल कर लिया गया था। थोड़ा सा ट्रिकी था, तो पहले मैं सोच रहा था कोई शॉर्टकट बताऊं, लेकिन वो एक्चुअली शॉर्टकट की जगह लंबा हो जाएगा, तो हम इस मेथड से ही कर लेते हैं, सीधा सीधा करके। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताया गया है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% ऑफ द वोटर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, 45% of male voters are literate and 40% of female are illiterate। तो कितने परसेंट टोटल वोटर्स के लिटरेट है, तो हम मान लेते हैं कि V था टोटल वोटर्स, 60% इसमें मेल हो गए, तो ऑब्वियसली 40% फीमेल हो गई। अब मेल में जो है वो 45% जो है वो लिटरेट है, तो 55% इलिटरेट हो गए। ऐसे ही फीमेल में बताया गया है कि 40% इलिटरेट है, तो यानी 60% जो है वो लिटरेट है। तो टोटल पूछा है कि टोटल कितने लोग लिटरेट है, कितने परसेंटेज है। तो टोटल परसेंटेज निकालने के लिए हमें सीधे सीधे क्या देख लेते हैं कि लिटरेट का कैसे वो चल रहा है, कैलकुलेशन किया जाएगा। तो अगर लिटरेट हमें निकालना होगा तो 60% जो है वो टोटल वोटर्स का इनटू मेल में पहले तो हम निकालेंगे इंटू 45%, तो ये तो मेल के लिटरेट होगा, प्लस फीमेल जो है वो 40% है, उनमें है 60% लिटरेट। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल परसेंटेज ऑफ लिटरेट पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो 60, एक सेकेंड, पेन दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो ये 27% और ये हो जाएगा 24%, यानी कि 51%। तो टोटल 51% लोग जो हैं वो वहां पे उस कंस्टिट्यूएंसी में, उस निर्वाचन क्षेत्र में
लिटरेट है। तो ये सीधे सीधे आ जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज किया गया है कि हमें लिटरेट निकालना है, तो पहले मेल का परसेंटेज देखेंगे, फिर उसमें कितने हैं लिटरेट, प्लस फीमेल का परसेंटेज उसमें कितने, ऐसे आपस में जोड़ के हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि इन अ विलेज ऑफ 1000 पीपल 65% स्पीक हिंदी, 25% स्पीक इंग्लिश ओनली। फिर बोला इफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू दोज हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो दोनों बोल सकते हैं वो, और जो कुछ भी नहीं बोल सकते वो, इन दोनों का अगर नंबर सेम है तो कितने लोग दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये सीधा सीधा हमारे पास देखने की बात है कि विलेज में चार तरह के लोग हैं। एक तो हिंदी बोलने वाले, एक जो है वो इंग्लिश बोलने वाले, एक जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, और जो कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये चार तरह के लोग विलेज में हैं। हिंदी बोलने वाले हैं 65%, इंग्लिश बोलने वाले हैं 25%। तो ये जोड़कर ये हो गया कितना, 65 25 90 हो गया। और इसमें बोल दिया है कि भाई जो कुछ भी नहीं बोल सकते लैंग्वेज और जो दोनों, वो बराबर है। तो अब ये 90% हो गया, तो ये ऑब्वियसली 5 5% ही हुए ये। ठीक है, नहीं एक सेकंड, मैंने गलत लिखा कि हाँ, हिंदी बोलने वाले का 65 नहीं है ये एक्चुअली है 65 में आ रहे हैं। इसको मैं अलग से फिर लिख देता हूँ। जो इंग्लिश बोल रहे हैं, ओनली इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश ओनली, वो तो 25% है। लेकिन जो हिंदी बोल रहा है उसमें दो तरह के आएंगे, कि जो हिंदी बोल रहा है और हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा है, उन दोनों को जोड़ के 65% का आ जाएगा टोटल का। ठीक है, और साथ में बोला गया है कि जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा है और जो कुछ नहीं बोल रहा है वो बराबर है। तो अब हमें पता है कि भाई सारी कैटेगरी का जोड़ के 100% आना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करें कि हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी इंग्लिश प्लस नन, वो 100 है। ठीक है, तो इंग्लिश तो हो गया 25%, हिंदी प्लस हिंदी इंग्लिश हो गया 65, प्लस नन, तो ये हो गया 100%। तो इससे नन सीधे सीधे आ गया 10%, और नन बराबर है हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले का। तो हमें दोनों बोलने वाले का पता करना है। तो दोनों बोलने वाले एक्चुअली 10% लोग हैं, तो आंसर हमारा हो गया 10% ऑफ 1000, जो कि है 100। तो 100 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताया गया है अ कंपनी अलाउज 8% कमीशन ऑन टोटल सेल्स if a salesman is appointed on a fixed salary of rupees 4000 and 5% commission on sales exceeding rupees 20,000, then the salesman earns rupees 1200 more. Find the total sales made by the salesman. तो अब इसने दो सिनेरियो रखे हैं बेसिकली। पहले केस में इसने बोला है कि कंपनी जो है वो टोटल सेल पर 8% कमीशन देती है। तो पहले केस में कमीशन क्या है, टोटल सेल का 8%। दूसरे केस में इसने बोला है कि जो सेल्समैन है उसे 4000 रुपए तो फिक्स मिल रहे हैं, प्लस 5% कमीशन मिल रहा है 20,000 के ऊपर जो इसमें सेल की है। यानी इस पे 20,000 हटाने के बाद जो इसकी सेल है उस पे 5% मिल रहा है। और फिर इसने ये बता दिया है कि जो बाद में मिल रहा है वो 1200 ज्यादा है, यानी C2 - C1 जो है वो 1200 है। फिर इसने बोल दिया है कि एस पता लगा दो। ठीक है, तो अभी सिंपल सा सवाल है, C2 - C1 हम कर देते हैं। तो C2 - C1 हमारा आ जाता है 4000 प्लस 3% ऑफ एस माइनस 1000 बराबर 1200। तो 3% ऑफ एस हो जाता है हमारा, एक सेकंड मैंने कुछ गलती कर दी क्या जल्दीबाजी में, नहीं सही किया है,
ये एक मैंने साइन गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे माइनस होगा। तो 3% ऑफ एस हो जाता है 3000 माइनस 1200, यानी कि 1800। तो एस हमारा हो जाएगा 100/3 ऑफ 1800, 600, यानी कि 60,000। तो 60,000 की सेल जो है वो सेल्समैन ने किया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, बस इक्वेशन बनानी थी, क्वेश्चन समझ के और ये सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताया गया है अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय X% and his income was 36,000. The tax rate on taxable income reduced from 15 to 12%, while in both situations 25% of the income is tax free. So if the amount of tax paid remains the same in both cases, find the increase in income. तो अब इसकी पहले इनकम थी 36,000, बाद में इसकी इनकम हो गई 36,000 में X% बढ़ गई। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम इसने पूछा है कि कितना बढ़ गई, यानी X% ऑफ 36,000 इसमें पूछा है। ठीक है, तो अब पहले केस में क्या था, टैक्स रेट जो था वो पहले 15 था, बाद में हुआ है 12, और 25% जो है वो इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। तो अब इसमें से जो 25% है उस पे तो टैक्स लग ही नहीं रहा है, 75 पे लग रहा है। और ये चीज दोनों केस में है कि 25% टैक्स फ्री है, तो यहाँ लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे रेट लग रहा है टैक्स का 15% और यहाँ लग रहा है टैक्स का 12%। और फिर इसने बोला कि दोनों केस में टैक्स बराबर आ रहा है। तो हम देख लेते हैं, 15% और 75% ऑफ 36,000, जो कि बराबर है 36,000 के 1+X% का 75% का 12%। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 1+X% का 12, तो इससे आ जाएगा X बराबर 25%, इससे आ जाएगा। ठीक है, तो जब X 25% हो गया तो X% ऑफ 36,000 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 36,000 का, यानी कि 9,000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं एक्चुअली पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताया गया है A, B and C divided a certain sum among themselves. तो तीन लोग हैं A, B, C, उन्होंने कुछ पैसा, कुछ राशि आपस में बांटी। तो जो उनका एवरेज था वो है 5,800। ABC का एवरेज जो है वो 5,800 है। और बोला है कि जो A का शेयर है वो 12.5% ज्यादा है B से, एंड 25% कम है C से। तो B का क्या शेयर है। ठीक है, तो अब हमें एक तो एवरेज बताया है, तो एवरेज हमें पता है क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ तीन लोग हैं जो कि है 5,800। ठीक है, दूसरी चीज हमें बताई कि जो ए है उसका शेयर है 12.5% ज्यादा बी से, तो यानी हो जाएगा 1.125 बी। और इसी तरह से 25% कम है सी से, तो ये हो जाएगा 0.75 टाइम्स सी। ठीक है, अब इसमें इन्होंने सीधे सीधे बी पूछ लिया है। बी क्या है, तो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से पहले हम अगर इसको थोड़ा रेशियो से कर लें तो शायद आई थिंक इजी हो जाएगा। तो ए और बी का रेशियो है 1.125, जो कि एक्चुअली आता है 9/8।
इसी तरह ए और सी का रेशियो है 3/4। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 9/12। तो ए, बी और सी का रेशियो है 9:8:12। ठीक है, तो बी क्या है? बी 8वां हिस्सा है टोटल का। और टोटल कितना है? 9, 8, 12 यानी कि 29। और टोटल है कितना? टोटल है 3 × 5, 8, 0, 0। ये हमने पहले देखा था। तो ये हो गया 2 टाइम्स। तो ये बन गया हमारा, एक सेकंड, या मैंने 3 की जगह 5 लिख दिया था। तो ये हो गया 4800। तो बी का शेयर हमें मिल गया 4800। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है रोहन इनिशियली हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स while Mohan initially had 75% of the chocolates that Rohan had. फिर Rohan gave 20% of his chocolates to his sister, while Mohan received from his uncle another 40% of the chocolate he initially had. तो अब फाइनली मोहन के पास 63 है, तो रोहन ने कितनी अपनी सिस्टर को दिया था? तो अब मान लेते हैं रोहन के पास आर थी, और जो मोहन है उसके पास 75% है आर का, यानी 3/4 थी आर की। फिर रोहन ने अपना 20% जो है वो अपनी सिस्टर को दे दिया। तो यानी अब रोहन के पास बची 80% ऑफ आर, और जो सिस्टर को मिल गई है वो है 20% ऑफ आर, यानी R/5। और मोहन के साथ क्या हुआ कि मोहन की चॉकलेट उल्टा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? कि उसको 40% और मिल गया। तो 1 + 40% ऑफ 3/4 आर। तो ये हो गया 7/5 इंटू 3/4 ऑफ आर। किस बटे 20 आर। अब इसने बोल दिया ये जो टोटल है ये है 63। तो इसने R/5 पूछ दिया है, तो जब 21R/20 63 है, तो R/5 क्या होगा? R/5 हो जाएगा हमारा 60/5, यानी कि 12। तो ये हमारा आंसर आ गया 12। 12 चॉकलेट्स जो है वो रोहन ने अपनी सिस्टर को दिया था। तो इसमें भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बट अगर क्वेश्चन समझ गए तो इजीली किया जा सकता है। अगले पे चलते हैं। In a manufacturing unit, it was noted that the price of raw material has increased by 20%, and the labor cost has gone up from 25% of the cost of raw material to 35% of the cost of raw material. What percentage of the consumption of raw material should be reduced to keep the total cost same as before the increase? तो अब एक कोई निर्माण होता है, कहीं पे विनिर्माण इकाई है, वहां पे क्या हुआ कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी, लेबर की भी बढ़ी, और ये टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें, हाँ, कंजम्पशन का कम करेंगे तब तभी टोटल कॉस्ट जो है वो पहले जितना हो जाएगा, कि रॉ मटेरियल का कंजम्पशन भी फिर उसी हिसाब से बदलेगा। तो अब इसमें देखो 3 चीजें कि जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे आ रही है। एक तो कितना कंजम्पशन हो रहा है रॉ मटेरियल का, दूसरा रॉ मटेरियल की खुद की कॉस्ट कितनी है, और तीसरी लेबर की कितनी कॉस्ट है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर टोटल कॉस्ट बन रही है। और फिर इसमें बताया गया कि ये बदल भी रही है। तो अब कंजम्पशन कॉस्ट बदल के मान लो सी प्राइम हो रही है, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बदल रही है, लेबर की भी कॉस्ट बदल रही है। अब हमें ये बताया गया कि जो लेबर की कॉस्ट थी वो पहले थी 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और अब हो गई है 35%। तो लेबर कॉस्ट था 25% रॉ मटेरियल का, तो ये रॉ मटेरियल का था 25%। और अब क्या हो गया है, लेबर कॉस्ट जो है वो हो गई है 35% बढ़ गई है। एक
एक सेकंड, ये मैंने सही लिखा है? हाँ, क्योंकि इसमें ओरिजिनल का ही है। ठीक है, तो अभी 35% हो गई है, ओरिजिनल की बढ़ गई है। ठीक है, तो इतना इसमें इजाफा हो गया है, मतलब इतना ही चेंज हो गया है। और जो बाद का है वो भी बढ़ा हुआ है। वो क्या हो गया है कि बाद का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो है 1+20% ऑफ ओरिजिनल रॉ मटेरियल का कॉस्ट, तो उसमें भी चेंज आ गया है। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करके इसको बराबर हमें लाना है। तो उस हिसाब से हमें देखना है कंजम्पशन कितना कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करके बराबर होना चाहिए, पहले भी बाद में भी। तो कर लेते हैं कि CRL बराबर C प्राइम R प्राइम L प्राइम बराबर C प्राइम। अब R क्या क्या हुआ है, 20% बढ़ गया है R, तो क्या कहते हैं, ये हो गया 1.2 टाइम्स R। और L भी हमारा जो है वो बढ़ गया है, लेकिन L और इसमें, हाँ, इसके लिए हमें ये भी करना पड़ेगा कि L में, क्योंकि ये प्लस हुआ है 25% और L प्राइम में हुआ है, तो L था एक्चुअली 25% था ये R का पहले, अब ये हो गया है 35% R का ही। तो इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा कि CR² इंटू 25/100 बराबर C प्राइम इंटू 1.2 इंटू 35/100 R²। तो इससे C प्राइम आ जाएगा 25 इंटू 35 इंटू 1.2 टाइम्स C। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। 25/42, तो ये C प्राइम इतना घट गया है, ओरिजिनल C था, अब बाद में कंजम्पशन 25/42 हो गया। तो अब हम देख लेंगे ये कितना है, कुछ x% कम हुआ है, तो 1 - x% ऑफ C है। तो इससे हमें x% क्या आ जाएगा, x% आ जाएगा 1 - 25/42, तो जो कि हो जाएगा 17/42। तो ये इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, तो ये जो इससे जो आंसर आएगा वो हमारा x का आ जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कितना आएगा ये आएगा हमारा 40.4%, 47%, या करीब करीब हम इसको 40.5% कह सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसमें एक्चुअली एक जगह मुझे कंफ्यूजन था, थोड़ा लैंग्वेज है की वजह से ही हो रहा है, कि जैसे इसने बोला है कि लेबर कॉस्ट जो है वो 25% से बढ़ के 35% ऑफ रॉ मटेरियल है। तो अब आइडियली ऐसा होना चाहिए कि रॉ मटेरियल मतलब बाद वाले रॉ मटेरियल के हिसाब से ही बदलना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा क्लियर लिखा नहीं है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि पहले वाले जो लेबर कॉस्ट थी वो पहले वाले रॉ मटेरियल का 25% था, और बाद वाले लेबर कॉस्ट भी पहले वाले का ही 35% है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है, तो फिर यहाँ पे 35% ऑफ R प्राइम होगा, और फिर उस हिसाब से क्वेश्चन हमारा काफी चेंज हो जाएगा, आंसर भी चेंज होगा। तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें लैंग्वेज ऐसी होती है। तो इसमें एक्चुअल ओरिजिनल पेपर में तो वैसे इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन से पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं तो कंफ्यूजन हमें हो जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट। तो अब इसकी इनकम जो है
इसको 40% तो इसने कर दिया अपना फूड पे, तो बची इसकी 60%। और इसमें बोला है कि 1/4 ऑफ रिमेनिंग, तो इसका भी 1/4 इसने कर दिया ट्रांसपोर्ट पे। फिर इसने बोला है कि इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस हैं, वो भी इसने किए, तो इसने कुछ और एक्सपेंसेस भी हुए, और साथ ही साथ इसी इनकम से इसने मतलब कुछ बचा भी लिया, सेविंग भी हो गई इसकी, जो कि इसने बोला 7,200 पर मंथ है। ठीक है, और इसने बोला कि जो ये 7,200 है, ये है 20% ऑफ बैलेंस रिमेनिंग जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। यानी कि फूड और ट्रांसपोर्ट का अगर हटा दें तो जो बचता है वो उसका भी 20% है ये। तो यानी इनकम में से फूड और ट्रांसपोर्ट को अगर हम हटा दें उसका 20% ये है। तो इसने इनकम टोटल मंथली पूछ लिया। तो अब हमें पता है कि फूड क्या है, सॉरी, फूड है वो 40% है इनकम का। ठीक है, एक सेकेंड, फूड 40% है इनकम का, ट्रांसपोर्ट क्या है 1/4 है 60% का इनकम के। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर हम रख देंगे इस इक्वेशन में तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखो क्या होता है, 7200 बराबर 1/5 ऑफ इसका आई माइनस 2/5 आई माइनस 3/20 आई, यानी कि 1/5 ऑफ 20 माइनस 8 माइनस 3 आई, सॉरी, ठीक है, यानी 9/100 आई, ये हो गया 7200। तो इससे आई हमारा आ गया 100/9 इंटू 7200। तो इसकी इनकम हो गई व्यक्ति की 80,000। तो ये आई था एक्चुअली, जो कि हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि मिस्टर वेन गेव 25% ऑफ द मनी ही हैड टू क्लार्क। तो मिस्टर वेन ने अपने पैसों का 25% क्लार्क को दे दिया। तो हम इसको लिखते चलते हैं, वेन ने 25% जो है वो क्लार्क को दिया है। 25% यानी कि होता है 1/4, उसने अपना पैसा क्लार्क को दे दिया। फिर बचे हुए का इसने 25% जो है वो डायना और बैरी और आर्थर इन तीनों को दिया। ठीक है, तो बचा कितना, 75%, उसका भी 25%, तो उसका भी 25% ये 3 लोगों में बटा। तो यानी उसका भी 1/3 होगा, है ना। ये 3 लोगों में, या रुको नहीं, 3 लोगों में बटा, तो ये इसका 70, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/4, तो हो जाएगा 3/16। तो 3/16 इसको ने किस किस को दिया, कि 3/16 गया, बराबर नहीं बटा है, तीनों को अलग अलग दिया। तो डायना को भी इतना मिला, बैरी को भी मिला, आर्थर को भी मिला। तो इन तीनों का जोड़ अगर दें तो वो होता है 9/16 पार्ट। ठीक है, तो 1/4 और 9/16 है टोटल अब तक इसका खर्चा। और फिर जो कह रहा है कि बचा हुआ है उसका भी आधा इसने मिसलेनियस में कर दिया, और फिर जो बचा वो चैरिटी फंड में दे दिया। तो अभी देखते हैं बचा कितना है। तो टोटल एक में से इसने 1/4 और 9/16 तो बांट दिया अपने दोस्तों में। तो ये 3/16 हिस्सा बचा है इसका। तो अब उसका भी 50% इसने मिसलेनियस में दे दिया, तो बचा 50%। तो
50% यानी आधा है 3/16 के टोटल जो वेन की है वो है 18,000। तो अब ओरिजिनल पूछ लिया कितना था वेन के पास, तो हम इसको निकाल लेते हैं कि 18,000 इंटू 16 इंटू 2/3 तो 6,000, तो 6,000 इंटू 32 यानी 192,000, 1,92,000 ये थे वेन के। मतलब ऑब्वियसली गलत है ये आंसर इस सेंस में कि मिस्टर वेन हमें पता है बहुत अमीर व्यक्ति हैं वो, बैटमैन का काम करते हैं वो, तो ऑब्वियसली इनके इतना कम पैसे इनके पास नहीं है, बट ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से 1,92,000 मिस्टर वेन के पास पैसे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है इन अ वर्कशॉप with 100 students and 15 resource persons, sweets were distributed at the end of the workshop. The amount spent for each student was 25% of the total number of students, and the amount spent for each resource person was 35% of total number of students. दोनों ही स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट है अमाउंट खर्च करना, तो टोटल कितना स्पेंड हुआ अमाउंट ये पूछ दिया इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 100 हैं, रिसोर्स पर्सन 15 है हमारे पास, सबको स्वीट्स दिया गया, तो खर्चा टोटल क्या हुआ, तो स्टूडेंट्स पे अमाउंट खर्च हुआ 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यानी कि 25, और रिसोर्स पर्सन पे हुआ 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो हर एक रिसोर्स पर्सन पे हुआ 35। तो एक्चुअली खर्चा कितना हुआ, तो एक्चुअली जो टोटल अमाउंट खर्च हुआ है वो है हर एक पे 25 स्टूडेंट इंटू 100 स्टूडेंट प्लस हर एक रिसोर्स पर्सन पे 35 इंटू 15 रिसोर्स पर्सन, तो ये हो गया 2500 इंटू 525 जो कि है 3,025। 3,025 हमारा आंसर आ गया, कुल खर्च मिठाइयों पे 3,025 रुपए हुए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इसमें बोला गया while solving a problem Rahul mistakenly took a dividend that was 15% less than the original divisor, original dividend. He also took a divisor that was 25% less than the original divisor. If the correct quotient and the original divisor was 30 and the remainder was 0, what quotient would Rahul obtain? ठीक है, तो इस तरह से इसने क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो अब इसमें हमें एक फंडामेंटल थ्योरम एक अरिथमेटिक की होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो वो बोलता है कि जो डिविडेंड है वो बराबर है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फंडामेंटल एक थ्योरम है अरिथमेटिक में, उसमें ये चीज बोली गई है। तो ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करती है, तो पहले भी ये इक्वेशन होल्ड करेगी, है ना। लेकिन इसमें फिर बोला गया कि राहुल ने गलती कर दी, तो राहुल ने जब गलती करी तो मान लेते उसका डिवाइजर, उसने डिविडेंड भी गलत ले लिया, डिवाइजर भी गलत, क्वेश्चन भी गलत हो गया, रिमाइंडर भी सब गलत, कुछ कुछ गलत ही होगा इक्वेशन में, है ना। तो ये राहुल ने जो एक्चुअली किया उसका आंसर जो निकलेगा वो ये राहुल वाले केस में, और एक्चुअली जो होना चाहिए था वो प्रॉब्लम में ऐसा था। तो अभी हमें बताया कि जो डिविडेंड है जो राहुल ने ले लिया वो 15% कम है, तो 1 - 15% है ओरिजिनल डिविडेंड का, यानी कि 0.85 है। इसी तरह इसमें बोला गया है कि जो डिवाइजर इसने लिया है राहुल ने वो 25% कम है, तो ये 0.75 है डी का। ठीक है, फिर इसने बोला कि ओरिजिनल का कोशेंट जो है वो 30 था और रिमाइंडर जो है वो 0 था। ठीक है, तो अब इसका मतलब ओरिजिनली क्या थी इक्वेशन की d बराबर d इंटू क्यू, आर 0 था, तो बाद में भी इक्वेशन यही होनी चाहिए कि d प्राइम बराबर d स्मॉल d प्राइम इंटू क्यू प्राइम, क्योंकि रिमाइंडर पहले भी 0 था अब भी 0 ही होगा।
तो बाद में भी ऐसी क्वेश्चन होनी चाहिए। और बाद वाली चीजें हमें पता है कि डी प्राइम क्या है, डी प्राइम है 0.85 डी, और ये है 0.75 डी टाइम्स क्यू प्राइम। तो अब इससे हमें क्यू प्राइम और क्यू में आपस में अंतर पता चल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.85 डी, डी हमें पता है क्या है 0.85, डी की हमें वैल्यू पता है कि डी क्यू है, और ये हो गया 0.75 डी क्यू प्राइम। डी डी इसमें से कट जाएगा, क्यू की वैल्यू भी हमें पता है, तो क्यू प्राइम आ जाएगा 0.85 क्यू अपॉन 0.75, यानी कि 85 अपॉन 75 इंटू क्यू, यानी कि 30। तो ये हो जाएगा 17 और 15 और ये 2, यानी कि 34। तो Q की वैल्यू इससे 34 आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें ये इक्वेशन पता है तो इससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम 1+x/100 वाला ओरिजिनल लगाते आ रहे हैं, तो वही हमने लगा के इसको भी सॉल्व कर दिया। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है आज की क्लास का। तो अब इसमें बताया है, in a factory with 480 employees, the ratio of male employees to female employees is 7:5। तो 480 लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, इसमें 7:5 का रेशियो चल रहा है मेल एंड फीमेल में। ठीक है, 90% इसमें से दूसरी चीज क्या बताएगी अलग से, कि 90% इसी 480 का ये है रेगुलर एम्प्लॉयज, और ऑब्वियसली फिर 10% जो है वो हो गए कैजुअल एम्प्लॉयज, जो कि टेम्परेरी होते हैं। तो अब इसने एक चीज और फिर बोल दी कि 95% ऑफ मेल एम्प्लॉयज जो है वो रेगुलर है। तो इसने पूछा कि रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है, ये चीज पूछ लिया। तो अब हमें एक चीज पता है कि जो टोटल रेगुलर है 90%, उस वो कैसे होगा कि जितने रेगुलर मेल हैं, एक सेकेंड, रेगुलर जितने मेल हैं प्लस रेगुलर फीमेल है जो, ठीक है। अब हमें पता है मेल कितने हैं, मेल तो 7/12 है फैक्ट्री में, और उसमें से इन्होंने बता रखा है 95% रेगुलर है। ऐसे ही फीमेल 5/12 है, और इसमें से x% रेगुलर होंगी। अब x हमसे पूछा गया है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 12 इज इक्वल टू 7 इंटू 95 प्लस 5x, यानी 1080 बराबर 665 प्लस 5x। तो इससे 5x आ जाएगा हमारा 415। तो x हमारा आ जाएगा 415/5, यानी कि 83%। तो 83% जो है वो फीमेल एम्प्लॉय जो है वो रेगुलर है। तो इसके साथ हमारे जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड थे एसएससी के। और अगला टॉपिक हम सोच रहे हैं एक छोटा टॉपिक रखेंगे, रेशियो, प्रपोर्शन, फिर उसके बाद एवरेज, ऐसे करके हम एरिथमेटिक के टॉपिक्स, फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ऐसे करके धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप लोग जरूर बताइए आपको ये कैसा सेशन लगा, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे हमसे डाउट्स भी पूछिए। साथ ही साथ आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी नहीं समझ आ रहा है तो आप वहां पे वो भी पूछ सकते हैं। एंड रेगुलरली हम धीरे धीरे उसमें क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस सेट्स भी डालेंगे। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर दे धीरे धीरे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।